देखते चलो, कल पढ़े थे वर्ण के कितने भेद है ना। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद? दो। कौन कौन? ठीक है। और ये बताओ स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हमने पढ़ा था हर्ष स्वर कितने हैं? कौन कौन है? अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। हर्ष स्वर को लिख देते हैं यहाँ कि इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। और बाकी जो बच जाते हैं ना, दिख रहा है? अच्छा सुनो, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। ये हो जाते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। और जो बच जाता है उसको आप स्वर वर्ण का तीसरा खंड मान सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरली मानता नहीं है लोग और माना भी नहीं गया है। तो वो जो तीसरा खंड है उसको क्या माना गया है? अयोगवाह। अयोगवाह। और अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? अन, अह। ठीक है। ऐसे हम देखें तो वर्ण में जो है काफ़ी चीज़ें छूट भी गई हैं। टोटली वर्ण की संख्या 52 बताई गई है ना, उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई भी हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कई बार ऐसा भी कोई वर्ड, ऐसे अक्षर देखते हैं, ऐसा भी आप लोगों ने अक्षर देखा होगा, देखा है ना? कुछ ऐसा भी आप लोगों ने अक्षर देखा होगा। ये सभी चीज़ों को इसमें जोड़ा नहीं गया है। अगर इनको जोड़ा जाए तो फिर वर्णों की संख्या और अधिक हो जाएगी। ठीक है। फिलहाल जितना दिया है उतना ही जानते हैं। वर्ण की संख्या कितनी है? वर्ण की संख्या कितनी है? 2। स्वर्ण की संख्या कितनी है? 2। और हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? ये 4 है और यह 7 है। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। तो इस तरह से स्वर कितने हो जाते हैं? 7 4 11 अदु 13। कुल स्वर की संख्या हो जाता है 13। और सिर्फ अगर पूछे एग्जाम में स्वर की संख्या कितनी है तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 11। स्वर की संख्या कितनी है और कुल स्वर की संख्या कितनी है? कुल स्वर की संख्या और सिर्फ स्वर की संख्या, दोनों में अंतर समझ गए? एग्जाम में जिस तरह से वो पूछे उस तरह से आपको बता देना है। सिर्फ अगर कह रहा है स्वर की संख्या तो हमें कितना कहना है, और पूछ दे कुल स्वर की संख्या कितनी है तो अयोगवाह की संख्या, मूल स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या, बड़े स्वर की संख्या। हाँ, दीर्घ को ही बड़ा कहते हैं, समझे? दीर्घ को ही क्या कहते हैं? बड़ा बोलते हैं। इसको एक और भी वर्ड बोलते हैं, गुरु। गुरु स्वर भी बोलते हैं, बड़ा स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, लेकिन जनरली इसको क्या बोला जाता है? तो इन दोनों को दिमाग पे बोझ नहीं डालने की जरूरत है। ठीक है। अब आज पढ़ना था हमें व्यंजन वर्ण। ये सभी चीज़ें हम लोग कल पढ़ चुके थे ना, और अब पढ़ना है व्यंजन वर्ण को। कल हम लोगों ने देखा था व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? कितनी है व्यंजन वर्ण की संख्या? 33। चलिए अब काउंट कर लेते हैं कौन कौन है और कितने हैं। ठीक है। व्यंजन वर्ण जो है बोलने के आधार पर, जैसे उच्चारण के आधार पर उसको 5 वर्ग में बांट दिया गया है। व्यंजन वर्ण को बोलने के आधार पर कितने वर्ग में बांटा गया है? अलग अलग आधारों पर हम देखेंगे। किसी किसी में साउंड के आधार पर कितना, इसमें किसी किसी को अंदर से आने वाली हवा के आधार पर, कंपन के आधार पर, अलग अलग आधार पर इसको बांटा गया है। कई बार आप लोग सुने होंगे घोष वर्ण, अघोष वर्ण, ऐसा सुने हैं? तो ऐसे ऐसे भी वर्णों को देखेंगे। पहले तो सिंपली जो 5 इसके भेद हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है। पहला है कौन सा? स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन में जो है, स्पर्श व्यंजन में आपका क से म तक आता है। स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में जीभ, तालु, होठ, माने इन सभी चीज़ों का क्या हो? स्पर्श हो। जिस वर्ण के उच्चारण में होठ, जीभ, तालु इत्यादि का स्पर्श होगा उसको क्या बोलते हैं?
अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में जीभ, होठ, तालु इत्यादि का क्या हो, स्पर्श हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? हमने कहा है क से म तक, क से, और काउंट कर लो, ये 25 आएंगे। देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, क से अंग तक, सॉरी च वर्ग होगा, क्या होगा, च वर्ग, उसके बाद में आता है ट वर्ग, उसके बाद में आता है त वर्ग, उसके बाद में आता है प वर्ग। तो क वर्ग में कितने हैं? क ख ग घ अंग। इसमें कितने हैं? इसमें और इसमें और इसमें, और इस तरह से कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? कहाँ से कहाँ तक? क वर्ग से प वर्ग तक। क वर्ग कह दिया मतलब उसमें पूरा क ख ग, प वर्ग कह दिया मतलब उसमें पूरा प फ व। ठीक है। व्यंजन वर्ण में टोटल कितने वर्ण आते हैं? और पहला जो है स्पर्श व्यंजन, उसमें कितने वर्ण हैं? 25। ठीक है, कितने वर्ण? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जीभ, होठ, तालु इत्यादि का क्या हो, स्पर्श हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? आप जितना बार बोलिएगा उतना आपको याद हो जाएगा, आपको घर याद करने की जरूरत ना पड़ेगी। मुश्किल से आप एक बार देखेंगे घर जा कर के और आपको याद हो जाएगा, आधा से ज़्यादा तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। दूसरा है आपका अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ था होगा ना, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसका नाम ही कह रहा है अंतस्थ, अंतः से आने वाला। अंतः मतलब अंदर, अंदर से डायरेक्टली आएगा बिना किसी के स्पष्ट टचिंग के। कहीं पे भी इसके उच्चारण में आपका जीभ, होठ, तालु ये सब स्पर्श जो करेगा ना, स्पष्ट रूप से नहीं करेगा, मतलब पूरा पूरा नहीं टच करेगा। जैसे क, क, च, प पूरा पूरा स्पर्श कर रहा है, लेकिन या बोल के देख लो, या कहीं पूरा तरह से टच हो रहा है, थोड़ा सा टच हो रहा है, और ये अंदर से हवा आ रही है डायरेक्ट। या आप यह ज़्यादा देर बोल के देखो, पूरा पेट पुचक जाएगा, एकाएक हवा बाहर आ जाएगी। तो यह अंदर से आता है। र, यहाँ जुबान जो है ऊपर सटना चाह रही है, लेकिन क्या सट पा रही है? पूरा वो सटने की कोशिश करिए, र कर रही है ना, लेकिन पूरा टच नहीं हो पा रही है। तो ये अंदर से आ रहा है। ल, यहाँ भी कंपन कर रहा है जीभ। या र, ल, व, यहाँ टच करने जा रहा है, जो होठ है ये दांत को टच करने जा रहा है, लेकिन ये पूरा टच नहीं कर पा रहा है। हवा अंदर से आ रही है और उसको क्या कर रही है? हटा दे रही है। तो जो अंदर से आएगा उसको क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इसमें कौन कौन आता है? य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। गिनते चलेंगे। ठीक है, इसकी टोटली संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या 25। स्पर्श व्यंजन कितना? 25। और अंतस्थ कितना? 4। ठीक है, अंतस्थ कौन कौन से हैं? या, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ, होठ, तालु आदि का पूरा पूरा स्पर्श नहीं होता है, पूरा पूरा स्पर्श, उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जिसके उच्चारण में पूरा पूरा स्पर्श हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसमें पूरा पूरा स्पर्श नहीं हो उसे पूरा पूरा स्पर्श हो तो। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद आता है आपका एक ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, कौन सा? ऊष्म व्यंजन, इसका नाम ही बता रहा है ऊष्म व्यंजन, यानी वह व्यंजन जिसके उच्चारण के साथ साथ उष्मा निकले। उष्मा मतलब समझ रहे हैं? गर्मी। उष्मा मतलब क्या होता है? तो जिसके उच्चारण में मुंह से गर्म गर्म उष्मा निकले, यानी गर्मी निकले, उसको क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे? जिसके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकले, उसे
उष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? ह। आप ह बोलिए और अपने हाथ को यहाँ पास में ले जाइए। ह, यहाँ पे आपको गर्म गर्म हवा का आभास होगा। ठीक है, तो ह। उसके बाद में तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। इसको लास्ट में लिखना चाहिए था ना। चलिए लिख देते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो उष्म व्यंजन की संख्या कितनी? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? स्पर्श व्यंजन की संख्या और अंतस्थ का और उष्म का 4। ह क्या है? उष्म। और र क्या है? और फ क्या है? ना दिख रहा है का? ठीक है, स्पर्श है। बात समझ में आ गई? याद हो गया? मिटा दिया जाए? चलो ठीक है, नहीं मिटा रहे हैं, सिर्फ पूछे हैं। देखिए यहाँ हम सिर्फ व्यंजन वर्ण देख रहे हैं। ठीक है, इसमें एक आपका स्वर वर्ण भी आता है जो उष्म के अंतर्गत रखा जा सकता है। उष्म में एक स्वर वर्ण को रखा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन वर्ण। जैसे ऊ, इसको भी बोलते समय अगर आप अपने हाथ के नर्म चमड़े को ले जाएं तो आपको गर्मी का यहाँ आभास होगा, लेकिन वो क्या है? स्वर वर्ण है। हम यहाँ बात किसी कर रहे हैं, तो हम इसमें ऊ को नहीं रख सकते हैं। है बस समझ में? ऊ उष्म है, ऊ जो है उष्म वर्ण है, लेकिन उष्म व्यंजन, क्योंकि वो क्या है? स्वर है। है बस समझ में? तो स्वर और व्यंजन में बस थोड़ा सा यहाँ अंतर है। और उसके बाद अब देखते हैं कौन सा? संयुक्त। संयुक्त दिख रहा है कि बगल में लिख दें? दिखाई दे रहा है? चलो बोल देते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ा हुआ। वह व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो, वह व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त। संयुक्त का क्या मतलब होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, या आप इंग्लिश में कंबाइंड कर सकते हैं इसको, तो जुड़ना। तो वह व्यंजन जो जुड़ करके बना हो, वह व्यंजन जो, अब जुड़ने के लिए कॉमन सी बात है, अकेला थोड़ी ना कोई किसी से जुड़ता है, कम से कम दो होंगे तब ना जुड़ेंगे। तो कम से कम दो वर्णों के या दो व्यंजनों के जुड़ने से जो बना होगा उसको क्या कहेंगे हम? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? ठीक है, जो दो व्यंजनों के या दो वर्णों के मेल से बना हो उसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो। ठीक है, और इसकी संख्या कौन कौन सी हम इधर लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा 6। और ये 6 बना कैसे? अगर आपको इसका इंग्लिश याद होगा तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। 6 का इंग्लिश क्या होता है? KSH। तो K का मतलब है क और SH का मतलब है स। तो आधा क और ये जो स है, ये जो स है, ये मिलकर के बना क्या चीज़? संयुक्ति 6। इसको कई जो बच्चे होते हैं एक संयुगी 6 कहते हैं, कई गुणा संयोगी 6 कह देता है। तो ये जो है संयुक्ति 6 कह सकते हैं आप, या संयुगी 6 भी कह सकते हैं। संयुक्त होना का अर्थ होता है जुड़ना। संयुक्त होना मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ये संयुक्त होकर के बना है ये 6, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? यह सिर्फ बोलने में, चूंकि यह क्या है? ध्वनि है। जब हम ध्वनि बोलते हैं तो हम 6 बोल रहे हैं ना इसको, तो आप इसको भी क्या पढ़ेंगे और इसको भी क्या पढ़ेंगे? तो बोलते समय तो अंतर नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, इसलिए इसका नाम रख दिया गया संयुक्ति या संयुगी 6, क्योंकि ये जुड़ करके बना है और ये जो है स्वतंत्र रूप से बना है। तो वह व्यंजन जो जुड़ करके बना हो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। जैसे कि 6 क और स के मिलने से बना है। त्र का इंग्लिश क्या होता है? इसका अर्थ है टी से होता है और आर से होता है, तो त और र के मिलने से बना क्या चीज़?
तो ये भी हो जाएगा संयुक्ति व्यंजन। उसके बाद में ज्ञ, ज्ञ का इंग्लिश क्या होता है? JN। कई लोग GY भी लिखते हैं, तो JN को देखते हैं। J का अर्थ होता है और N का न, तो ये ज और न से ज्ञ कई लोग कहता है, और कई लोग यहाँ देखो J से और Y से य, तो ये भी हो जाएगा। यानी ज्ञ जो है जुड़ करके बना है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद में एक और आता है, क्या बोलते हैं उसको? स्र। क्या बोलते हैं? इसका इंग्लिश क्या होता है? SHR। SH, तो ये तलाव्य स में क्या जुड़ जाता है? आधा र, आधा तलाव्य स में पूरा र जुड़ जाता है, आधा तालव्य स में पूरा र जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़? स्र। तो इस तरह से स्र, ज्ञ, त्र, छ, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जो दो या अधिक व्यंजनों के या वर्णों के मेल से बने होते हैं। अब बता दीजिए आप लोग, एक बार फिर से ऊपर से पूछ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? कहाँ से कहाँ तक? क से म तक। अच्छा, अंतस्थ कितने हैं? कौन कौन? य, र, ल और व। उसमें कितने? कौन कौन? ठीक है। और संयुक्त कितने? कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्यों संयुक्ति है? क्योंकि यह दो वर्णों के मेल से। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। अभी भी एक बाकी है, इसको कहाँ लिखूं? यहाँ कट जाएगा, नीचे लिख सकते हैं नीचे। चलिए, तो एक है द्विगु, द्विगु व्यंजन। क्या है? द्विगु व्यंजन। यहाँ लिखा जा सकता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसी में से हम यहाँ जो 5वां नंबर है उसको लिख देते हैं, कौन सा? द्विगु व्यंजन। द्विगुण भी आप कह सकते हैं, द्विगुण या द्विगु व्यंजन, ठीक है। द्विगु या द्विगुण व्यंजन, वह व्यंजन जिसके दो गुण प्रदर्शित होते हों, दो गुण दिखाई देते हों, उनको कहते हैं द्विगु व्यंजन। जैसे कि कल हमने बताया था ड़ और ढ। ये ड़ है, हमने बताया था कल, ये क्या है? ड है। ये क्या है? अंग है। और ये क्या है? ड़ है। ड, अंग, ड़। लड़का में कौन सा यूज होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड वाला, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी? 2। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? उसमें व्यंजन की संख्या? अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। चलिए, अगर नोट करने लायक लग रहा है तो नोट कीजिए, नहीं तो कहिए हम आगे बढ़ें। लिखना है क्या? दूसरा हो गया, जोड़ा जाएगा। देखो, वो जो हम देखे हैं वो उच्चारण के आधार पर देखे हैं, और अब देखते हैं उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि निकलने के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ध्वनि निकलने के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है अल्पप्राण, अध ल प प्राण ना, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प मतलब होता है थोड़ा। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो जिस वर्ण को बोलने में या जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ी सी वायु निकले या थोड़ा सा हकार निकले, उसको कहेंगे अल्प प्राण।
और जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत अधिक मात्रा में वायु निकले या बहुत अधिक मात्रा में हकार निकले उसको कहेंगे हम महाप्राण। तो वायु के मात्रा के आधार पर या हकार के मात्रा के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कौन कौन? अल्पप्राण और महाप्राण। देखो दोनों में अंतर क्या है। एक तो इसमें जब बोलेंगे तो इसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं आएगी, ये सिंपल सा आसानी से बोला जाएगा। इसमें कम हवा निकलेगा और लास्ट में हकार जैसे जो है ध्वनि इसमें ज़्यादा नहीं आएगी। जैसे कि आप पूरा स्वर को बोल लो, स्वर समझ रहे हैं ना, पूरा, लेकिन किसको किसको छोड़ के? अन और अह को। तो इस स्वर और प्लस अन को आप इसमें रख सकते हैं, अह को नहीं, ठीक है। पूरा स्वर और अन। साथ ही आप जो एक चीज़ थोड़ा उस समय बताना भूल गए आप लोगों को, जो व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण पता है ना आप लोगों को, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वर्गीय वर्ण। वर्गीय वर्ण, वर्गीय वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? व्यंजन वर्ण को। व्यंजन वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? वर्गीय वर्ण। वर्गीय वर्ण, वर्ग कहने का अर्थ यह है क वर्ग। ये किस में आता है? क्या हमने अ में पढ़ा था? अ वर्ग, आ वर्ग, ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं। किसी अन्य वर्ण में हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो ये जो व्यंजन वर्ण है इसमें स्पेशली आप वर्गीय वर्ण किसको कह सकते हैं पता है? अस्पर्श को कह सकते हैं, अस्पर्श व्यंजन को। ये जो वर्ग है ये स्पेशली किस में आता है? तो वर्गीय वर्ण किसको कह सकते हैं आप? अस्पर्श व्यंजन को। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो चूंकि इसमें वर्ग के रूप में बटा हुआ है इसलिए हम इसको कौन सा वर्ण कह सकते हैं? किसको? हाँ, तो स्पर्श वाला जो है इसमें आ जाता है, लेकिन स्पर्श वाला में सब नहीं। क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का मतलब होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग का मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ, न। इस तरह से होता है, आप सभी वर्ग को लिख लीजिएगा। तो ये जो है वर्ग के रूप में पाया जाता है स्पर्श व्यंजन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, शायद ये बात आप लोग के लिए नया होगा। वर्गीय व्यंजन पहले से जानते थे? वर्ग के रूप में स्पर्श व्यंजन रहता है इसलिए इसको कौन सा व्यंजन कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। और ये बात आपसे आज से पहले अगर कोई पूछता तो क्या जवाब देते हैं? कहते पता नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देने की बात है कि वर्ग के रूप में पाया जाता है इसलिए इसको कौन सा व्यंजन कह देते हैं? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो सभी जो वर्ग होते हैं इसमें पहला को क को बोल के देखो, ईमानदारी से, मकचूसी नहीं करना है। क, ख, लग रहा है ना ये आसानी से बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सांस निकल रहा है। ग, घ, क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये जो पहला है क, इसमें जो तीसरा है ग उसमें, और जो पांचवा है इसमें कम जो है ध्वनि निकलती है और हकार जैसा चीज़ ज़्यादा नहीं निकलता है। क, ग, अंग, ख, घ, ख, घ। आपको सीधा अंतर पता चल रहा होगा। ख और घ में जो है अंदर से ज़्यादा हकार जैसा निकल रहा है। ख, घ, क, उतना हकार नहीं निकल रहा है। ग, अंग नहीं निकल रहा है। तो जिसमें बहुत कम हकार आए या बहुत कम मात्रा में ध्वनि बाहर निकले उसको कहेंगे हम कौन सा? अल्प प्राण। आप इसमें भी देख लीजिए, आप इसको और इसको बोल के देखिए, च, छ, च। उसको थोड़ा
कम समय में बोलिए तो, थोड़ा और कम समय में, मतलब ही बदल जाएगा, मतलब ही बदल जाएगा, छ छ जैसा नहीं लगेगा। तो इसको बोलने में कम समय लग रहा है, इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, और हकार जैसी चीज़ें इसमें ज़्यादा निकल रही है ना, पहला में नहीं निकल रहा है। आप ज बोल के देखें, ज, झ, य। तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, इसमें काफ़ी कम हकार निकल रहा है, काफ़ी कम मात्रा में ध्वनि निकल रहा है बाहर, और इसलिए इसको जो है किस में रखा जाता है, अल्पप्राण में। ये सभी वर्गों के साथ होता है, ये पांचों वर्ग है ना। अब पांचों के पहला, तीसरा और पांचों को आप देख लीजिए, पहला, तीसरा और पांचों को देख लीजिए, उसमें काफ़ी कम हकार निकलेगा और काफ़ी कम ध्वनि निकलेगा। तो कहेंगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ठीक है, वो किस में रहेंगे, अल्प प्राण में। साथ ही आप य र ल पढ़ के देखें, य र ल व तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये तो सीधा लग रहा है, देख रहे हो कितना हकार आ रहा है, ह, ध्वनि भी ज़्यादा आ रहा है और हकार भी ज़्यादा आ रहा है, ढकार नहीं आ रहा है, हकार आ रहा है। तो जिसमें हकार ज़्यादा है उसको किस में रखेंगे, महाप्राण में। तो य आ जाएगा, र आ जाएगा, ल आ जाएगा और व आ जाएगा। इसको हम एक और वर्ण कहते हैं ना, शायद अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं, क्या बोलते हैं इसको, अंतस्थ। क्या बोलते हैं, अंतस्थ। तो अगर आपसे पूछा जाए अल्पप्राण में कौन कौन आते हैं, तो पहला कहेंगे सभी स्वर आ जाते हैं, साथ में कौन आ जाता है, अन आ जाता है, ठीक है, या अनुस्वार कह सकते हैं आप उसे। दूसरा आप कहेंगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, पहला, तीसरा और तीसरा नंबर में आप कहेंगे कि सभी अंतस्थ। ये सभी आ जाते हैं किस में, अल्प प्राण में आ जाते हैं, और जो बाकी बचे वो सब चल जाते हैं किधर, महाप्राण में आ जाते हैं। ये मिटा दें तो बचा कौन, दूसरा, चौथा। अच्छा, इसमें जो स्वर हम लिखे हैं इसमें क्या बच गया है, अह। क्या बच गया है, अह बच गया है। बाकी सब तो इसमें अल्प प्राण में है, सभी स्वर हैं और साथ ही साथ अन है, और अह बचा है उसको हम किस में रखेंगे, महाप्राण में रखेंगे, ठीक है। जो आगे बढ़ जाओ वहाँ उस सबके सामने। तो अह हो जाएगा, और उसके बाद में चूंकि अंतस्थ हम यहाँ रख दिए तो बचा कौन, उष्म। जो उष्म बचा, या आप ऐसे, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और उसके बाद चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ। तीसरा आप कह सकते हैं सभी उष्म व्यंजन, सभी व्यंजन क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे, ठीक है। तो अब बात समझ में आई, अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। अल्पप्राण में हकार कम आता है, ध्वनि कम निकलती है, महाप्राण में हकार ज़्यादा आता है, ध्वनि ज़्यादा निकलती है। सभी स्वर को कहाँ रखा गया है, और अन को कहाँ रखा गया है, और अ कहाँ रखा गया है। सभी स्पर्श व्यंजन को कहाँ रखा गया है, गलत बोल दिया आप, सभी को नहीं रखा गया है। सभी स्पर्श के वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, उसको रखा गया कहाँ, और बचा दूसरा और चौथा, ये किस में रखा गया है। और अंतस्थ को किस में रखा गया है, अल्पप्राण में। उष्म को कहाँ रखा गया है, महाप्राण में। उष्म को और अंतस्थ को अल्पप्राण में, ठीक है। तो इस तरह से अल्पप्राण और महाप्राण याद हो गया। पूछा जाए अभी